चलिए बच्चों जल्दी ज्वाइन कीजिए, जल्दी से आ जाइए। विल स्टार्ट। जल्दी से आ जाइए बच्चों। चलिए। आ, ये पेपर है। मतलब पेपर तो मैं आपके सामने क्वेश्चन है, आप लोग नोटबुक खोल लीजिए। तो जहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैंने कहा था 3 से 4 क्वेश्चन अपन क्लास में यहाँ पे लिखेंगे। और आपके सामने गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप सब लोग बढ़िया हो गए और दिवाली का टाइम किसी ने वेस्ट नहीं किया होगा। चलो। हाँ जी, अपनी नोटबुक निकाल लीजिएगा और नोटबुक में ऐसी हेडिंग डाल लीजिएगा। जो आपकी जेआईटीएल की नोटबुक है, प्लीज ओपन दैट नोटबुक। और उसमें एक ऐसी हेडिंग डाल लीजिएगा, पास पेपर सॉल्विंग सेशन दिसंबर 2025। ठीक है। अब यहाँ पे अपने को केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को देखने हैं कि भाई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब आपके हाथ में मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और ये पेपर आपके सामने आ गया। ये पेपर है बेटा दिसंबर 2024 का, ये पेपर है। ठीक है। अब आप एग्जाम हॉल में यू आर सिटिंग एंड दिस पेपर कम्स टू यू। ठीक है। शुरू में आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है पेपर पढ़ने के लिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी दिस केस स्टडी क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन उठाया हुआ है। ठीक है। सो हियर दे हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। नाउ अब बच्चों देखिए, अब हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पहला क्वेश्चन है। अब आपके सामने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। अब ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें देखिए 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, लगभग यहाँ तक, ये इतना केस स्टडी है। अब जैसे ही अपने सामने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे करना क्या है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को देखते ही साथ हमें क्या करना है और इसकी सही टेक्निक क्या है सॉल्व करने की। कंपनी लॉ में भी ऐसे ही होगा बच्चों। द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपके सामने जैसे ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। यू नॉट सपोज टू रीड द केस स्टडी, केस आपको पढ़ना ही नहीं है, ये केस स्टडी पढ़ना ही नहीं है। डायरेक्टली आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राम बाय डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर मीरा। राम ने अपनी डॉटर मीरा को क्या किया, गिफ्ट दिया। डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्युटी टू राम्स ब्रदर राज। अच्छा, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं गीता को एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा हूँ और गीता से मैं ये बोल रहा हूँ कि गीता आप मेरी प्रॉपर्टी गिफ्ट तो दे रहे हो, पर आपको एन्युटी, एन्युटी का मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट, हर महीने इतना रुपए मेरे भाई को देना पड़ेगा, मेरा भाई राम को। ठीक है। सो गीता को मैं प्रॉपर्टी तो गिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने गीता के ऊपर एक शर्त भी डाली, क्या कि गीता आपको हर महीने एक निश्चित पैसे मेरे भाई को देने पड़ेंगे, एज हैड बीन डन बाय राम हिमसेल्फ बिफोर ही गिफ्टेड हिज प्रॉपर्टी टू मीरा। और ऐसा मैं नॉर्मली मैं हर महीने अपने भाई को पैसा भेजता ही था।
मतलब गीता को प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के पहले मैं अपने भाई को पैसा भेजता था, लेकिन अब मैंने ये बोल दिया कि भाई ये मेरे बदले, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी गीता को गिफ्ट कर रहा हूँ, अब ये काम गीता करेगी। ऑन द सेम डे मतलब जिस दिन मैंने प्रॉपर्टी गीता को गिफ्ट की, गीता एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ डोनर्स ब्रदर अग्रीइंग टू पे एन्युटी। उसी दिन, जिस दिन मैंने गीता को गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था, उसी दिन गीता ने क्या किया, गीता और इस क्वेश्चन की मीरा, गीता ने एक अग्रीमेंट लिखा और गीता ने उस अग्रीमेंट में ये कहा कि भाई मैं दुष्यंत सर के भाई को हर महीने इतने रुपए की एन्युटी पे करूंगी। 6 महीने के बाद गीता ने मेरे भाई को पैसा देना बंद कर दिया और मेरे भाई ने गीता के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। गीता, तो मेरे भाई ने गीता के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। अब मीरा, या फिर इस क्वेश्चन में अपने एग्जाम्पल में गीता, गीता ने कहा कि भाई दुष्यंत सर के भाई ने मुझे कुछ कंसीडरेशन तो पे किया नहीं है, दुष्यंत सर के भाई ने मुझे कुछ कंसीडरेशन तो पे किया नहीं है, तो मैं दुष्यंत सर के भाई को क्यों दूं, हर महीने पैसे क्यों दूं। तो मैंने जो दुष्यंत सर के भाई को लिख के दिया था ना कि मैं हर महीने आपको इतने रुपए दूंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा दुष्यंत सर के भाई के साथ प्रॉपरली वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि वहां पे कंसीडरेशन है ही नहीं, और नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट होता है। हाँ जी, तो क्या होगा इसका आंसर, एक बार वापस से रीड करना क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं केस स्टडी पढ़े बिना भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना, ज्यादा लिखना नहीं है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन है। बच्चों आपको पता होगा कंसीडरेशन, हमने पढ़ा भी था क्लास में कि कंसीडरेशन एडमिशन आप लेने आते हो मेरी क्लास में, अन्नपूर्णा कम्स टू डीजेसी टू टेक एडमिशन, ठीक है। तो बच्चों अन्नपूर्णा एडमिशन लेती है, पर फीस कौन दे रहा है मुझे, अन्नपूर्णा के फादर फीस दे रहे हैं, तो कंसीडरेशन कैन मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, ठीक है। तो इस केस में गीता ने कहा था कि वो दुष्यंत सर के भाई को हर महीने इतना देगी, दुष्यंत सर के भाई ने गीता को कुछ नहीं दिया, लेकिन दुष्यंत सर के भाई के बदले मैंने गीता को गिफ्ट दिया था ना, तो मेरे भाई के बदले कंसीडरेशन किसने दिया था गीता को, मैंने दिया। तो और ये केस बच्चों, एक केस है, पुराना केस है, चिन्नैया वर्सेस रमैया, उसमें भी सेम, मतलब ये उसी केस को उन्होंने वो मान के यहाँ पे लिखा है। केस याद है, ठीक है, नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सेकंड क्वेश्चन, द जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसीडरेशन इज वॉइड। जनरल रूल ये है कि कोई अग्रीमेंट बिना कंसीडरेशन के होता है तो वो वॉइड है, हम सबको पता है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। बट सेक्शन 25 lays down certain exception which makes promise without consideration valid। तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एक्सेप्शन है, मतलब ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहां पे बिना कंसीडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, आपको वो बताना है। तीसरा, एलेक्स promises to donate 10,000 rupees to a local animal shelter for their new facility। एलेक्स नाम का इंसान एक जो पशुपालन गृह है उसको प्रॉमिस करता है कि मैं 10,000 रुपए का डोनेशन आपको दूंगा, ठीक है। एलेक्स नाम का इंसान प्रॉमिस करता है कि पशुपालन फैसिलिटी को मैं 10,000 रुपए डोनेट करूंगा, और लेकिन जब शेल्टर ने डोनेशन मांगा तो एलेक्स ने मना कर दिया, मतलब पहले तो आपने प्रॉमिस किया कि आप डोनेट करेंगे, लेकिन जब सामने वाले ने डोनेशन मांगा तो आपने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा। कैन द मैनेजमेंट ऑफ एनिमल शेल्टर टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट एलेक्स टू एनफोर्स हिज प्रॉमिस। हाँ जी बच्चों, क्या एनिमल शेल्टर का जो है, एनिमल शेल्टर वाले जो है, क्या एलेक्स के खिलाफ, क्या एलेक्स के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, हाँ या ना। अरे भाई तुम लोग कमेंट करते रहो। What would your answer if the management of shelter home had initiated work? बेटा अन्नपूर्णा हमेशा याद रखना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जनरल रूल है, इसका एक्सेप्शन ये है बच्चों, अगर मैंने चैरिटी को प्रॉमिस किया है, डोनेट करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है, इससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, लेकिन मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था ये, मेरे प्रॉमिस के बेसिस पे अगर चैरिटी ने कुछ खर्चा कर दिया है, सीएसईटी में भी डिस्कस किया है अपन ने, सेम एग्जीक्यूटिव में भी डिस्कस किया है, तो फिर हमें लाइक वील हैव टू, मतलब हमें वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। अगर मेरे चैरिटी के प्रॉमिस पे चैरिटी ने अगर कुछ खर्चा कर दिया है तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। नाउ, डी सप्लाइड टायर्स टू होलसेलर एक्स, इधर देखो, अगर आपको याद हो ये क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस किया था अपने अपने क्लास में, वो डनलप टायर करके कुछ तो केस था। डी ने किसको टायर दिए, एक्स को टायर दिए,
इस शर्त पे D supply tire to a wholesaler X on a condition that any retailer to whom X resupplied the tire, the retailer should promise X not to sell them to public below D's price list. X supplied tire to F upon this condition only. But nevertheless, F sold the tire below the D's price. बच्चों कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? सेम अपन ने बच्चों क्लास में भी डिस्कस किया था यही केस, अपने नोट्स में भी। आप लोगों को सीएसईटी के नोट्स मिल गए क्या बेटा? नहीं मिले तो मैं एक बार व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, काफी अच्छे नोट्स हैं, ये सारी चीजें उसमें कवर्ड है। मैं 1 मिनट में आया बेटा। हाँ जी, यस, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राहुल जय ने बताया, सॉरी राहुल ने बताया। हाँ, तो इसमें बच्चों बिल्कुल याद रखना, केस ऐसे ही है कि भाई डी और एक्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो डी और एक्स के ऊपर वैलिड है। लेकिन अगर एफ ने डी की प्राइस लिस्ट के नीचे बेच दिए तो बच्चों जो डी है वो एफ को स्यू नहीं कर सकता बिकॉज ही इज अ स्ट्रेंजर। तो ये याद रखना बच्चों। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस 3 काइंड्स ऑफ कंसीडरेशन बट इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइजेस ओनली 2। बिल्कुल सही है। इंडिया में 3 टाइप का कंसीडरेशन होता है, प्रेजेंट कंसीडरेशन, पास्ट कंसीडरेशन और फ्यूचर कंसीडरेशन। इंग्लैंड में सिर्फ 2 ही टाइप के कंसीडरेशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बता सकता है कोई इंग्लैंड में कौन से कंसीडरेशन को कंसीडरेशन नहीं माना जाता? वेरी नाइस, इंग्लैंड में पास्ट कंसीडरेशन को कंसीडरेशन नहीं माना जाता। तो बच्चों ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बच्चों आपको कंफ्यूजन होगा कि यार 2 मार्क के क्वेश्चन के हम लिखें कितना। तो मैं आपको कुछ आंसर्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ। चलो देखिए बच्चों, अपने जेआईजीएल की नोटबुक बहुत अच्छे से संभाल के रखना है, प्रॉपरली मेंटेन्ड रखना है बच्चों। और एक एक चीज जो मैं आपको लिखवाऊं आपको यहाँ पे यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है? चलो पहला आंसर लिखेंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन है, कितना लिखना है? अगर आप आईसीएसआई के सजेस्टेड आंसर देखोगे तो मेरे हिसाब से मैंने देखा नहीं है, बट उसमें तो 1 पेज का ही आंसर होगा बच्चों, वो तो पूरा ही लिख देते हैं। मतलब वो मॉड्यूल का ही वो उतना पार्ट जो होता है मॉड्यूल का वो कॉपी कर देते हैं। तो अपन ऐसा 2 मार्क का लिखेंगे तो अपन तो जिंदगी में कभी पेपर खत्म नहीं कर पाएंगे। लिखो इसका आंसर कैसे लिखोगे? एज पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन 2 क्लॉज डी में बताई गई है। तो अगर आपको याद तो आए तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन ऑफ, ये क्वेश्चन है अपना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, the consideration must be at the desire of promisor, but it may move from a
from promising or any other person. Full stop. That's it. ये प्रोविजन हो गया मेरा in the given question. The consideration against annuity payment by Meera to Raj has been provided by Ram. So Meera cannot say that she has not received any consideration against her promise of, इसलिए मीरा नहीं बोल सकती कि उसे कोई भी कंसिडरेशन प्राप्त नहीं हुआ है. ठीक है. पहला, अगर केस का नाम आपको याद आया तो लिख सकते हो, नहीं याद आया तो कोई दिक्कत नहीं है. द केस द क्वेश्चन is based on the case of Chinaya versus रामायण. ये 2 मार्क का है बच्चों. अब ये मत बोलना कि 2 मार्क के लिए आपने ज्यादा लिख दिया. इतना ही रेलिवेंट होता है. विल प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़ जाएंगे. लिख लिया सब लोगों ने. सेकंड इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. लिख लिया बेटा. अरे लिख लिया. अरे आगे बढ़ जाऊं. ओके चलो गुड. सेकंड इज, लिखो. आंसर टू नंबर 1 का एज पर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. There can be no contract without consideration. However, in the below mentioned cases, a contract will be valid
even if it is without consideration। नीचे लिखे हुए केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा भले ही वो कंसिडरेशन के बगैर है। आपको पॉइंट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं जो अपने पॉइंट्स हैं। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी promise to pay for past voluntary services, देन आपका return and sign promise to pay time bar debts, promise to subscribe for charity, if charity has incurred expenses on the basis of promise, written and signed contracts, out of natural love and affection। ठीक है, तो ये सारा आपका, ये भी 2 मार्क का ही है। चलो देख लिया बेटा। डन। और 1 तारीख से पूरे मैराथन स्टार्ट करें, मैं उसका भी आपको स्केड्यूल दे देता हूँ। एलेक्स वाला ये भी 2 मार्क का है। वन का 3। देखो, एज अ जनरल रूल द प्रॉमिस टू subscribe for charity does not create a valid contract as there is no consideration। भाई हम चैरिटी तो करते हैं पर चैरिटी के बदले हमको क्या मिलता है? as there is no consideration involved इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी कंसिडरेशन शामिल नहीं होता। ठीक है, कॉमा हाउएवर if charity has incurred
expenses on the basis of promise then promise creates a valid contract and is enforceable. ठीक है भाई, हमारे प्रॉमिस के आधार पे अगर चैरिटी ने कुछ खर्चा कर दिया तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉपरली क्या होगा, कोर्ट में एनफोर्स होगा. ठीक है, फुल स्टॉप. सो इन द गिवन क्वेश्चन comma the promise of Alex will not create any contract but in the management of animal shelter home and initiated work on the basis of promise then the management can enforce the promise made by जल्दी से चलिए लिख लिया बेटा. डन बेटा, लिख लिया सब लोगों ने. आगे बढ़ जाऊं. गुड. नेक्स्ट देखो बच्चों. आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 का 4, ये टायर वाला है बच्चों. ठीक है, तो एज अ जनरल रूल कमा there can be no stranger to contract
तो जनरल रूल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी क्या नहीं हो सकता, देयर कैन बी नो स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्राइवेटी और प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. In the given question, as there was a contract between D and X that any retailer to whom D will supply, any retailer to whom D नहीं है sir. बेटा 2 नंबर के क्वेश्चन है ये, इतना लिखना पड़ेगा, बट अगर ये 4 नंबर का होता तो भी मुझे इतना ही लिखना होता, तो भी मैं इतना ही लिखता, अगर 4 नंबर का होता तो भी, इवन 5 का होता तो भी मैं इतना ही लिखता, क्योंकि ये इतना रेलिवेंट पार्ट है, ये मुझे लिखना ही पड़ेगा. सर इसमें है तो ये मतलब कि डेंजर है ना. हाँ बिल्कुल. लास्ट लाइन में डी डी द स्ट्रेंजर लिखे हैं. And hence D cannot claim any damage from F. यही बोल रहा है क्यों? लास्ट लाइन में लास्ट लाइन में X can sue, सॉरी यार, हाँ सॉरी सॉरी, D नहीं नहीं, X can sue F as the contract is between X and F ना, सही है ना? X sue कर सकता है ना F को, क्योंकि X और F के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना,
तो अगर एफ ने कोई बात नहीं मानी तो एक्स एफ को स्यू कर सकता है। समझे क्या? एक मिनट, डी इज अ स्ट्रेंजर बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एक्स एंड एफ, करेक्ट है ना? चलो लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सिंपल है। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस थ्री काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, करेक्ट है। आंसर टू अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 there are three types of consideration. That is present, past and future. But the English Contract Act recognizes only two types of consideration. That is present and future, and it does not recognize past consideration. डन बेटा, एक मिनट में। चलिए बच्चों, लिख लिया। चलो, डन एवरीवन। तो ये टोटल आपका 10 मार्क का। देखो ये क्वेश्चन अपन ने कैसे सॉल्व कर लिया। ये ऊपर इतना बड़ा, इट वाज अ केस स्टडी। क्या हमने
केस स्टडी को पढ़ा नहीं पढ़ा भाई, हमने बिना केस स्टडी पढ़े ही हमने क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपके सामने जैसे ही केस स्टडी वाला क्वेश्चन आए आप डायरेक्टली क्वेश्चंस में आना। अब हो सकता है बच्चों, मान लो कि ऐसा हो जाए कि आपको एक आध क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं यार कुछ तो फैक्चुअल मुझे केस से देखना पड़ेगा, तब आप केस पढ़ सकते हो, नहीं तो मोस्टली केस स्टडी वाले क्वेश्चन बिना केस स्टडी पढ़े सॉल्व हो जाते हैं। अब सेकंड इन्होंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो बधाई हो आपको। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तो अब खत्म ही हो गया है, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का तो एक क्वेश्चन है ही नहीं। चलो नेक्स्ट आ जाओ बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 2। एवरीवन बी रेडी। Discussing the case of Reliance versus Fletcher, state the rule of strict or absolute liability। तो पहला आपको कौन सा केस डिस्कस करना है, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी विदाउट फॉल्ट। ठीक है, जो कब होती है, इनएविटेबल एक्सीडेंट, इनएविटेबल मिस्टेक्स में और वाइकेरियस लाइबिलिटी में, ये लिखना है फर्स्ट पार्ट। रियांश के पास एक बड़ा कुत्ता है जो एक सिक्योर बाड़ के अंदर, जाली के अंदर रहता है, उसके घर के पिछवाड़े में। The kennel has a gate which is generally locked and has a high fence to ensure that the dog does not escape। जो कैनल है, जो बाउंड्री वॉल है, उसमें वो काफ़ी बड़ी है और उसमें गेट भी है, ये इंश्योर करने के लिए कुत्ता अंदर ही रहे। एक दिन वेदांत जो है पड़ोसी, वो जो बाउंड्री वॉल है उसको चढ़ के आता है और गेट खोल देता है, जिसके चलते कुत्ता बाहर भाग जाता है बच्चों, और उसके बाद कुत्ता जाके कार्तिक के पिछवाड़े को काट लेता है। कार्तिक कौन है, कोई दूसरा पड़ोसी जो वहीं जा रहा है, और कार्तिक जो है रियांश, रियांश कौन है, डॉग के मालिक के खिलाफ केस कर देता है। क्या रियांश लायबल होगा? आपके नोट्स में देखिएगा, देयर वुड बी अ केस लॉ, बॉक्स वर्सेस जुब। अगर किसी स्ट्रेंजर ने कुछ ड्रेनेज लाइन का गेट लॉक कर दिया था, तो इसके चलते पानी भर गया, तो कोर्ट ने ओनर को लायबल नहीं माना था। तो यहाँ पे आंसर के दो पार्ट होंगे। पहले में तो आप बताएंगे कि स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो आप बताएंगे स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब है लायबिलिटी विदाउट फॉल्ट। ये 3 केसेस में आती है, ये पहला पार्ट हो जाएगा आंसर का। और सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे कि भाई चूंकि ये स्ट्रेंजर की गलती के कारण टॉर्ट हुआ है, तो इस केस में ओनर विल नॉट बी लायबल, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये आपके 5 मार्क है, तो ये 2 मार्क आपका ये पहला वाला है और 3 मार्क का ये केस स्टडी है। लिख लोगे? हाँ जी, बेटा लिख लोगे, एग्जाम में आया तो। अबे हाँ या ना तो बोलो। नेक्स्ट देखो, गुड, गुड बेटा। महेंद्र इज एन अक्यूज इन हाई प्रोफाइल मर्डर केस। महेंद्र एक आरोपी है, एक बहुत बड़ा मर्डर केस है, उसमें आरोपी है। द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज वांट टू कंडक्ट नार्को एनालिसिस टेस्ट विदाउट हिज कंसेंट टू ऑब्टेन एविडेंस। उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट टाइप का वो करना चाहते हैं। महेंद्र एडवोकेट कर बोलता है कि यूज ऑफ टेस्ट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट। With reference to Selvi versus State of Karnataka, discuss whether the use of narco analysis test without his consent violates fundamental right. Is this right available to every person? बताइए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस हमने देखा है क्लास में। क्या लिखेंगे इसका आंसर बेटा? हम्म, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कंडक्ट ऑफ टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, क्या वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का? सेल्वी बनाम कर्नाटक। हाँ जी, कोई बताएगा मुझे इसका आंसर? चलो देखो इसका आंसर बच्चों,
देखिए, एज पर आर्टिकल 21 of Constitution of India, no person can be deprived of his life and personal liberty without a legal authority. किसी व्यक्ति को अपन क्या नहीं कर सकते बच्चों, उसकी पर्सनल लिबर्टी को वायलेट नहीं कर सकते जब तक हमारे पास क्या ना हो बच्चों, वी डोंट हैव द लीगल अथॉरिटी. ठीक है, फुल स्टॉप. इन द गिवन क्वेश्चन the government the investigating authorities want to do a narco analysis test without his consent. बच्चों, तो बेसिकली the investigating authority are compelling Mahendra to be a witness against himself. तो बेटा जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो महेंद्र को कंपेल कर रही है. किस चीज लिए कंपेल कर रही है कि तू अपने खिलाफ गवाह, मतलब तेरा नार्को एनालिसिस टेस्ट आ जाएगा बच्चों, मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो उससे पूछेंगे कि तूने मर्डर किया है. तो हो सकता है वो जो भी है, मतलब गवर्नमेंट जबरदस्ती तुमसे कबूल करवा रही है कि तुमने मर्डर किया है. ऐसे लाई डिटेक्टर टेस्ट तुम्हारे कंसेंट के बिना नहीं हो सकता. टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. सो महेंद्र will be entitled for protection under Article 20. Yes. हेलो, अरे मेरे लेक्चर तो विशाल सर के बाद है. अभी एग्जीक्यूटिव लेक्चर चल रहा है.
Mahendra will be entitled for protection under Article 20 of Constitution. कौन सा protection? That is protection against self incrimination, and this protection is available when, number one, a person is accused, B, he is being compelled to be a witness against himself. So in the given question, taking narco analysis test will be a violation of Article 21. तुम्हारा फंडामेंट पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन है, will be a violation of Article 20. And Mahendra will be entitled for protection under Article 20. चलिए बच्चे, तो इसमें दो बेसिकली हमारे दो प्रोविजन यूज हुए, दो आर्टिकल्स यूज हुए कॉन्स्टिट्यूशन के. बिल्कुल आप चलिए, डन बेटा. सरभरम बेटा आगे बढ़े. चलो नेक्स्ट देखो क्या है भाई. ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल की, क्लेमिंग बी हैड wrongfully evicted him from a property. ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया कि बी ने मुझे गलत तरीके से प्रॉपर्टी से निकाल दिया. कोर्ट ने 2021 में जजमेंट दिया और जजमेंट बी के फेवर में है, स्टेटिंग दैट एविक्शन वाज लॉफुल एंड डिसमिस्ड केस क्लेम. कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, बी तुमको ए ने जो निकाला है वो सही तरीके से निकाला है और कोई दिक्कत नहीं. मतलब कोर्ट ने अपना फैसला क्या कर दिया, दे दिया. 2023 में ए ने एक नई केस फाइल की, ये बोल के कि केस को क्या किया जाए, रीओपन किया जाए.
बी बोलता है कि नई सूट टीपीसी के अंदर बार्ड है। डिस्कस व्हाट आर द रिक्वायरमेंट। रेस जुडिकेटा पूछ रहे हैं बच्चों आपसे क्या है। सबसे पहले तो बताओ कि जो नई सूट ए ने केस फाइल किया बी के फेवर में, बी जीत गया। 2 साल के बाद वापस से ए ने बी के खिलाफ केस फाइल किया, तो ये सूट कंटिन्यू करेगी, डिसमिस हो जाएगी? ये सूट डिसमिस हो जाएगी। किस ग्राउंड पे डिसमिस हो जाएगी? रेस जुडिकेटा। तो अपने को यहाँ पे रेस जुडिकेटा के क्या बताने, प्रिंसिपल बताने। बिल्कुल दुष्यंत भाई, सेम पार्टी सेम टाइटल, यस। तो बच्चे तीनों क्वेश्चन 15 मार्क के हैं, तो 15 में से मेरे ख्याल से अगर मैं तीनों क्वेश्चन अच्छे लिखता हूँ तो कम से कम मुझे 10 से 12 तो मिलने चाहिए। ठीक है नाउ ये वाला छोड़ दो, ये वाला क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का है, तो ये अपने काम का नहीं है। अमन एंड मनीष हैव अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्प्यूट तब अराइज हुआ जब अमन 8 साल का था। ठीक है, अमन wants to file a civil suit for the recovery of possession of immovable property against Manish. The Limitation Act specifies limitation period of 12 years for recover. अरे यार. However, since Aman was a minor when the limitation period commenced, how much time does he have to file suit after minority? बताओ बच्चों। सेक्शन 6, 7, 8, यहाँ पे सेक्शन 8 बोलता है कि अगर आपने सेक्शन 3 का सेक्शन 6 का एडवांटेज लिया है माइनर ने, तो लिमिटेशन पीरियड जो नया वाला होगा वो 3 ही साल का होगा। गुड, एक बार क्वेश्चन रीड करो। और what happens when there is a joint entitlement of filing a suit or application? बेटा जॉइंट एंटाइटलमेंट अगर दो लोगों के पास राइट है केस फाइल करने का, तो सेक्शन नंबर 7 लिमिटेशन पीरियड कब से शुरू हो जाएगा? जब दोनों में से किसी, तो मतलब ग्रुप ग्रुप है या जॉइंट है, दोनों में से किसी एक की अगर माइनॉरिटी खत्म हो तब से लिमिटेशन पीरियड शुरू हो जाएगा। क्लियर है सबको? लिख लोगे आंसर? चलो नेक्स्ट देखो। A public authority received an RTA application demanding information about strategically placed troops and related information when the country was at war with one of its neighboring countries. क्या आपके साथ ये आरटीआई इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है? युद्ध के दौरान हमारी कूटनीतिक दृष्टि से हमने अपनी सुरक्षा बलों को कहाँ कहाँ पे लगाया है, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अपने पास आई थिंक सेक्शन नंबर 8 या 9 है आरटीआई का, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर नहीं होती, तो आप पूरा लिख दीजिएगा कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। The Municipal Corporation of Indore has a legal obligation to provide clean drinking water to its resident as per Madhya Pradesh Municipal Corporation Act। ठीक है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो अपने नागरिकों को क्लीन पानी पिलाए। पिछले 6 महीने में वार्ड 12 जो है इंदौर का, उसके लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि भाई पानी साफ नहीं आ रहा है। बार बार शिकायतें की गई पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। पटेल decides to take a legal action. He wants to file a writ petition in Madhya Pradesh High Court to compel the municipal corporation to fulfill its duty. पटेल जो है वो एक एक्शन फाइल करना चाहता है कि भाई मध्य प्रदेश की सरकार जो है मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करना चाहता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को डायरेक्ट किया जाए, इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि वो क्लीन वाटर प्रोवाइड करे। व्हाट टाइप ऑफ रिट पटेल कैन फाइल? कौन सी रिट फाइल करेगा बच्चों पटेल? विच रिट? वेरी नाइस, रिट ऑफ मेंडमस लिखोगे। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिख देंगे अपन? तो पहला तो अपन बता देंगे कि जब भी कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं करती तो कोर्ट उसको कंपेल कर सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कंपेल कर सकते हैं रिट ऑफ मेंडमस के थ्रू। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो कि भाई
सीधी बात है, ये लोगों का फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ, क्लीन वाटर नहीं मिलना अफेक्ट्स कौन से राइट को अफेक्ट करता है? फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अफेक्ट करता है, ये लिख सकते हो। ठीक है, और चाहो तो एक ज्ञान देना तो ये भी लिख सकते हो कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो होते थे स्टेट पॉलिसी के, कोड उनको कंपेल नहीं करता था, लेकिन अभी कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर अ, एक केस भी है यहाँ पर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी अगर स्टेट फॉलो नहीं करती तो कोर्ट रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू कंपेल कर सकता है कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करो। तो बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा बच्चों ये। What do you mean by joint venture or foreign collaboration agreement? State the factors to be kept in mind while drafting foreign collaboration agreement. कौन कौन से फैक्टर्स जो है कोलैबोरेशन अग्रीमेंट जब अपन ड्राफ्ट करें तो कौन कौन से, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक पार्ट है, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपना SBILL में भी कवर्ड है, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी पार्ट है कि जब अपन फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन के लोगों के साथ पार्टनरशिप अग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। कोई मुझे बता सकता है व्हाट फैक्टर्स? मतलब मैं मान लो मेरी इंडिया की कंपनी है दुष्यंजन क्लासेस, फॉरेन की कोई कंपनी है एक्स क्लासेस, उनसे हम कोई टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं तो हम उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखना चाहिए? हाँ जी, कोई मुझे बताएगा? लिखो, इसका आंसर लिख लो। थ्रू, यस, JV, और ये फुल फॉर्म आप लिखना, agreements two or more parties decide to carry out business together. These agreements create a legal relation between Indian party and foreign party. ठीक है, rights and obligation both the parties are defined. So that future disputes can be avoided. Next part, factors to be kept in mind while drafting foreign collaboration agreement. Well, ensure to comply with एप्लीकेबल लॉ, जो भी लॉ आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं दूसरा, clearly define rights and obligation of parties
consideration to be received by both the parties. दोनों पार्टीज को क्या क्या मिलेगा? Must be clearly defined. The party responsible for obtaining licenses and permissions must be clearly defined. ड्यूरेशन ऑफ द अग्रीमेंट, कब तक दोनों आप साथ में रहेंगे? ठीक है, ये 5 पॉइंट्स लिख लेना बच्चों, ये आपका 5 मार्क का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, देखिए बेटा, डन। अरे हो गया। अगर एक और चीज लिखना तो द मैनर ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, हैज टू बी स्पेसिफाइड, ये लिख लीजिएगा। चलिए बच्चे डन, आगे बढ़ जाऊं। हो गया।
चलो नेक्स्ट देखो। What is the purpose of Digital Personal Data Protection Act? What are the key provisions under Section 3 regarding applicability and non-applicability of the Act to the processing of digital personal data? X, an individual while blogging her views has publicly made available her personal data on social media. बच्चों अगर आपने अपना पर्सनल डेटा खुद ही सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर दिया है तो क्या ये एक्ट एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं होगा एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल। फिर आपको ये बताना है कि आपके ऊपर ये एक्ट कब एप्लीकेबल होगा और कब एप्लीकेबल नहीं होगा। डिजिटल पर्सनल डेटा अगर आपको याद है तो 2 पार्ट में ये आंसर है। फर्स्ट पार्ट का जो है ये 2 मार्क का है और थर्ड इज 3 मार्क्स का। लिख लोगे आंसर? हाँ जी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो अपन ने पढ़ा था, प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा, अगर आपको याद हो। नेक्स्ट, रवि को एक ग्रज था गोविंद से, मतलब रवि को झगड़ा था गोविंद से, और आउट ऑफ स्पाइट रवि हैड फॉल्सली अक्यूज्ड गोविंद ऑफ थेफ्ट। रवि, झगड़े के कारण रवि ने गोविंद के खिलाफ एक झूठा केस बना दिया। रवि की फॉल्स रिपोर्ट के और इस गोविंद के खिलाफ एक क्रिमिनल केस चालू हो गया भैया। ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट फाउंड दैट एलिगेशंस वर बेसलेस एंड सब्सिक्वेंटली एक्विटेड गोविंद आफ्टर एक्विटल। व्हाट रेमेडी? क्या होगा इसका आंसर? अरे किसका प्रोविजन है ये? केस पढ़ के मुझे अच्छे से बताओ, पढ़ा है क्या अपन ने कभी ये? जल्दी 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 पढ़ो। मुदित, मुदित मुझे आंसर बताएगा। हाँ, रामकृष्ण झूठा केस है, बट क्या है ये? मतलब इसमें रवि को रेमेडी कहाँ से मिलेगी? सॉरी, गोविंद को रेमेडी कहाँ से मिलेगी? लॉ ऑफ टॉर्ट एप्लीकेबल होगा क्या? मैलिशियस प्रोसिक्यूशन? ये पहला है। मीडिएशन क्या है? मीडिएटर क्या है बच्चों? जो अपने आर्बिट्रेशन एक्ट के बगल में था, ठीक है। और आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच में डिफरेंस बताओ बच्चों। अपने लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन और मीडिएशन के बीच में डिफरेंस। द जनरल रूल इज दैट ओपिनियन ऑफ विटनेस on a question of fact or law is irrelevant. However, there are certain exceptions to general rule. Witness की बात, opinion, witness का opinion कभी भी, very nice मुदित बेटा, malicious prosecution, mediation और mediator, और witness का जो opinion है वो कभी भी relevant नहीं माना जाता। लेकिन कुछ केसेस में witness के opinion को भी क्या मानते हैं हम बच्चों? relevant मानते हैं। क्या होगा इसका आंसर? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। विटनेस के ओपिनियन को भी रेलिवेंट माना जाता है। द ओपिनियन ऑफ विटनेस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बताइए। यस, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, या फिर ऐसे लोग जो एक्सपर्ट नहीं है बट स्टिल उनके ओपिनियन को रेलिवेंट माना जाता है। वो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट और ये सारी चीज़ें, वो किसी प्लेस के रिचुअल्स क्या हैं, जिसको जो वहाँ के उस कल्चर से फैमिलियर है, ये सारी चीज़ें अपन ने अलग से लिख रखा है। तो ये एज इट इज़ आंसर आपका बन जाएगा बच्चों। उसके बाद व्हाट आर द 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 4 सोर्स क्या हैं? एक तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अपना एक्ट एंड स्टैट्यूज है, एक अपना कोर्ट के जजमेंट्स हैं, और एक क्या है? एक ऑर्डिनेंस है। वेरी नाइस बेटा, ऑर्डिनेंस एंड नोटिफिकेशंस। रूल ऑफ लॉ वाज डेवलप्ड बाय A.V. Dicey which he gave in book Rule of Law. डिस्कस लिख सकते हैं बच्चों, रूल ऑफ लॉ के ऊपर 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं।
एज इट इज जो मैंने तुमको क्लास में लिखवाया एज इट इज लिख देना। ए पुट्स बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट, और डॉग को बोलता है फॉलो करो, और जेड के पोजीशन से ले जाता है एक्सप्लेन द ऑफेंस, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस। ये पढ़ा है क्या अपन ने क्लास में, सॉल्व किया गया ये क्वेश्चन? अरे मैं अपनी जेब में कुत्ते की हड्डी रख लेता हूँ और कुत्ता उसको देखते देखते मेरे पीछे आ जाता है, तो क्या ये ऑफेंस है? कौन सा ऑफेंस है बच्चों? ये आईपीसी है, बट आईपीसी अभी नहीं है यहाँ पे, आपका ये आ जाएगा भारतीय न्याय संहिता। क्या है बच्चों, ये अपन ने अभी पढ़ा है। मैं अपनी जेब में अगर एक हड्डी रख लूं और कुत्ते को दौड़ाऊं उसके पीछे, आपकी प्रॉपर्टी छीन रहा हूं मैं आपसे लालच देके। क्रिमिनल में से अप्रोप्रिएशन, सजा देख लेना। A threatens Z that he will keep Z's child in wrongful confinement unless Z will sign and deliver a promissory note binding to pay। बच्चों A जो है Z को धमकी देता है कि वो Z के बच्चे को छुपा के रखेगा जब तक Z एक प्रॉमिसरी नोट साइन करके नहीं देता, और बेचारा Z मजबूरी में साइन कर देता है। कौन सा ऑफेंस है यहाँ पे? मैं आपको डरा रहा हूँ, डरा के मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ कि आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। मैं छीन नहीं रहा हूँ, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ। कौन सा है? थेफ्ट है, एक्सटॉर्शन है, डेकॉइटी है, रॉबरी है, क्या है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, प्लीज तो करना नहीं है। अरे कोई मुझे बताएगा? मैं आपको धमका रहा हूँ, धमका के बोल रहा हूँ कि भाई अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे दो। गुड, एक्सटॉर्शन। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखो, राजन ने एक अपना घर गिफ्ट किया। अच्छा ये भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का क्वेश्चन है, छोड़ दो। नेक्स्ट देखो, शिखा is accused of committing fraud by submitting false document to obtain a loan from bank। शिखा के ऊपर आरोप लगा है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं। इसलिए गलत डॉक्यूमेंट दिए, बैंक से लोन लेने के लिए उसने गलत डॉक्यूमेंट दिए, ऐसा आरोप लगा है। किसके ऊपर आरोप लगा है बच्चों? शिखा के ऊपर, ठीक है, अच्छी बात है। नाउ हर एक्शन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर बोथ आईपीसी एंड बीआरए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर। द प्रोसिक्यूशन इनिशिएट्स लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट शिखा। अच्छा, शिखा के खिलाफ जो केस चल रहा है वो दोनों लॉ के अंदर चल रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर और आईपीसी के अंदर। क्या शिखा को एक गुनाह के लिए 2 बार सजा हो सकती है? बताइए। व्हाट आर द प्रोविजन मेंशन इन द एक्ट रिगार्डिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ, एक मिनट, and with regard to provision of general clauses act, what are the provision mentioned in the act with regard to computation of time? जनरल क्लॉज एक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो बच्चों जनरल क्लॉज एक्ट में भी सेम चीज पढ़ी है अपन ने। इंटरप्रिटेशन ऑफ शेड्यूल्स के बाद जनरल क्लॉज एक्ट था कि भाई किसी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए आप 2 बार पनिश नहीं कर सकते। आप चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेफरेंस दे सकते हो, डबल जेओपडी। और उसके बाद बच्चों जनरल क्लॉज एक्ट में टाइम के बारे में क्या लिखा हुआ है बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ टाइम के बारे में एक बार नोट्स चेक करके मुझे बताना क्या लिखा हुआ है जनरल क्लॉज एक्ट में टाइम के कैलकुलेशन के बारे में। करस्पॉन्डेंस का मतलब? क्या था जनरल क्लॉज एक्ट में कंप्यूटेशन ऑफ टाइम के बारे में? एक बार नोट चेक करना।
सर करस्पॉन्डेंस साथ में, हाँ 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 हाँ, यस 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 यस, साथ में दोनों के पनिशमेंट। क्या था राहुल वो? कि दो पनिशमेंट एक साथ नहीं चलेगी। अगर आपको सजा मिलती है तो, हाँ, देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ करस्पॉन्डेंस। मेरे भी ध्यान में नहीं आ रहा यार, वो क्या था। मेन शेल फीचर्स ऑफ जनरल रिपील। ये एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, रिपील के ऊपर बेटा। कौन सा था यार, इसमें भी नहीं है। एक मिनट, मैं अपने प्रिंटेड नोट्स में देखूंगा। अरे वो था ना बेटा, अरे टाइम के लेके वो था कि अगर किसी दिन कोर्ट बंद है, वो किसी दिन आपको सूट कमेंस करने का लास्ट डे था और उस दिन अगर कोर्ट किसी भी ड्यूरेशन के लिए बंद था, तो अ, जो है आपके पास सूट फाइल करने का राइट होगा जब कोर्ट क्या होता है नेक्स्ट डे रीओपन होता है, वो एक प्रोविजन था। तो इफ लास्ट डे जो था केस फाइल करने का, जो लास्ट डे था उस दिन, यस, तो नेक्स्ट डे जब कोर्ट ओपन होगा, यस यस यस, यही था यही था। नोट्स में है, एक बार चेक करिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्रदर ए ने ब्रदर बी के फेवर में, नहीं, ये इंडियन स्टैम्प एक्ट है, ये भी कट कर देना। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लॉ, डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में आपको डिस्कस करना है, वो अपने टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट पढ़े थे, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, वो सारे प्रेसिडेंट आपको लिखने हैं, और थोड़ा सा प्रेसिडेंट क्या होते हैं ये भी आपको बताना है, ठीक है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी मून फार्मा लिमिटेड फाइल्ड अ पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट लॉसूट अगेंस्ट स्मॉल बायोटेक स्टार्टअप दीप लिमिटेड। दीप आ गया भाई। The case was heard by Judge M, who had significant shares in Moon Pharma Limited. Judge M ruled in favor of Moon Pharma Limited. Should Judge M have abstained? Yes, बच्चों, बच्चों ये तो रूल अगेंस्ट बायस है ना, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रूल अगेंस्ट बायस और रूल ऑफ फेयर हियरिंग। बस इतना आपको बताना है। रूल अगेंस्ट बायस का मतलब होता है कि जज शुड नॉट हैव इंटरेस्ट इन हिज ओन केस। उसके बाद आपको ये लिख देना है कि इस क्वेश्चन में ऐसा है, भाई साहब जो जज है वो खुद के ही केस में क्या है, इंटरेस्ट रख रहा है, इसलिए जज को इससे क्या करना चाहिए था, एब्सटेन करना चाहिए था। फिर एनईएफटी इसका है बच्चों, नेगोशिएबल, सॉरी, एनईएफटी नेगो, अरे बच्चों एक मिनट, अरे यार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के क्वेश्चन तो मैंने कटवा दिए ये सोच के कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट गायब हो गया है। अबे तुमने बताया क्यों नहीं, तुम लोग भी यही मान के चले हो क्या। एडवांटेजेस ऑफ एनईएफटी। एनईएफटी के एडवांटेजेस क्या है बच्चों, 24/7 आप यूज़ कर सकते हो, फंड तुरंत ट्रांसफ़र हो जाते हैं विदाउट क्लिक, आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है,
कोई अलग से चार्जेस आपको पे करने नहीं होते, जो ट्रांजेक्शन होता है वो एकदम एक्यूरेट होता है बच्चों, विदाउट एनी फेलियर ट्रांजेक्शन हो जाता है। ये एनईएफटी के एडवांटेज है। ऐसे कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो समरी ट्रायल के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं? समरी ट्रायल बोला है मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, ये ध्यान में रखना। और उसके बाद ऊपर आ जाना बेटा एक बार, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को तो मैंने मान लिया सिलेबस में ही नहीं है, हमने पढ़ाया है भाई, अपन ने बहुत सारा पढ़ा है उसको। ये चैप्टर ऑफ नेगोशिएशन प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक्स। 138 टू 147 के अंदर डिसऑनर ऑफ चेक के बारे में लिखा हुआ है बच्चों, ये केस लॉ है। फिर यहाँ से क्वेश्चन है, महेश ड्रॉज अ चेक ऑफ ₹25,000 ऑन हिज ओन अकाउंट पेबल टू मुकेश, बट उसके अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए हैं। मेरे अकाउंट में 25, मैंने आपको चेक दिया 25,000 का, मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं। मुकेश बैंक जाता है, कब जाता है बच्चों? 6 महीने के बाद। मुकेश जा रहा है बच्चों बैंक, पर कब जा रहा है बच्चों? 6 महीने के बाद। क्या उसको रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? अरे हाँ है ना बच्चों, मुकेश 6 महीने के बाद जा रहा है चेक को इनकैश करवाने के लिए, रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल, चेक वैलिड ही नहीं है बच्चों, तो चेक अगर बाउंस भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मुकेश ने चेक को प्रेजेंट किया 6 महीने के बाद, ठीक है। चेक की जो वैलिडिटी होती है दैट इज फॉर 3 मंथ्स। एस R&D कंपनी का डायरेक्टर है, इसने एक चेक इशू किया जी फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स। Check was written by the bank unpaid because of the amount of money standing to the credit of that account was insufficient. State whether S is liable. बताओ बच्चों, ये कंपनी है और एस जो है डायरेक्टर है। इसमें अपने को ये बताना है कि कंपनी मतलब क्या कंपनी का डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो सकता है? बच्चों ये अपने पढ़ा है कि क्या कंपनी का डायरेक्टर, तो इस केस में क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा या नहीं होगा? एक मिनट आप लोग बताओ, मैं 1 मिनट में आया बच्चों। चलो बच्चों जल्दी बताओ कौन लायबल होगा? हाँ जी, क्या डायरेक्टर पर्सनली लायबल होगा? आपके नोट्स में लिखा होगा बच्चों, अगर आप देखेंगे कि भाई अगर कंपनी ने चेक, कंपनी के नाम पे चेक था, तो एवरी पर्सन हु वाज इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी विल बी लायबल। तो एस डायरेक्टर था, डायरेक्टर ही कंपनी के अफेयर्स के लायबल होता है, तो एस वुड बी लायबल, एस जो है वो लायबल होगा बच्चों, ठीक है। सेक्शन 141 बराबर आप देख सकते हैं अपने नोट्स में ही होगा, प्रिंटेड नोट्स में ही होगा।
सर्विस कैसे भेजते हैं समन बच्चों अंडर 144? देखो बच्चों सर्विस ऑफ समन कैसे है। अगर आप कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अंदर रहते हैं तो आपको हैंड डिलीवरी से भेज सकते हैं, या फिर अगर कोर्ट चाहे तो ये भी बोल सकता है कि स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर कुरियर जिसको हाई कोर्ट ने अप्रूव किया उसके थ्रू भी आपको समन डिलीवर कर सकते हैं चेक बाउंस के केसेस में। Discuss the provision under section 143A4 with regard to repayment of amount of interim compensation where the drawer of the check is acquitted. ड्रॉवर मतलब बेटा याद है इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करते थे आपको। मैंने आपको चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया, आपने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, तो कुछ 20% तक के अमाउंट का इंटरिम कॉम्पनसेशन होता था। तो मैंने आपको कॉम्पनसेशन पे कर दिया, कोर्ट ने मुझे बोला कि इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करो, मैंने आपको कॉम्पनसेशन पे कर दिया, मैं केस हार गया, आप केस जीत गए, मैं ड्रॉवर था, मैंने अपील की, अपील के केस में मुझे जो कोर्ट था या नीचे वाले कोर्ट नहीं, मैंने आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन दे दिया था 20% का, बट कोर्ट ने मुझे एक्विट कर दिया, मैं ड्रॉवर हूं, कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, बोले दुष्यंत तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो आपको मेरा इंटरिम कॉम्पनसेशन वापस करना पड़ेगा ना, कितने दिन के अंदर वापस करना पड़ेगा, एक बार चेक करना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 60 डेज का टाइम है शायद। 60। देखो बच्चों ये सारे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ, 138 से 144, मतलब ये जो क्वेश्चन जो अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के लास्ट लास्ट में पढ़ा था, अगर आपको याद हो ये सारे क्वेश्चन वहां से आए हैं बेटा। तो बच्चों ये मेरा एक पेपर था 100 मार्क का, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि पेपर की डिफिकल्टी किस लेवल की होती है और क्वेश्चंस वो लोग कहाँ से पूछते हैं। जितने लोगों ने भी ये सेशन अटेंड किया है आई एम श्योर कि उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा ये सेशन। चलो, और 1 तारीख से हम लोग मैराथन ऑन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ये सेशन आपको और चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना। चलिए हाँ जी बच्चों, तो टोटल हम लोगों ने अराउंड 18 से 19 क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व कर लिए अपना जो पेपर था। वी रोड मोर देन 6 आंसर्स ऑल्सो, हमने 6 से ज़्यादा आंसर्स भी लिख लिए। बच्चों ये सेशन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आपको समझ में आया कि पेपर की डिफिकल्टी का लेवल क्या होगा, व्हाट वुड बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। यस, और मैराथन का स्केड्यूल देखना आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ चुका होगा, मैराथन का स्केड्यूल भी हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, और ये सेशंस हम और ज़्यादा लेंगे ताकि आपके पेपर सॉल्व करने का, आपको एक तरह से पेपर देखने का, पढ़ने का तरीका भी समझ में आता है कि किस टाइप से पेपर पढ़ना है एग्जाम में। ठीक है, चलो 1 मिनट मैं आपको मैराथन का एक बार स्केड्यूल बता देता हूँ।